हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ एजेंट हमने डिस्कस करे थे, सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। आज जो बेटा आगे चलते हैं। ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। आओ बेटा, फर्स्ट ड्यूटी क्या है? टू कंडक्ट द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल। तो बेटा सबसे पहले एजेंट की ड्यूटी क्या है? जिन डायरेक्शंस को प्रिंसिपल ने दिया है ना बेटा, सबसे पहला काम तो वही है आपका, सबसे पहली ड्यूटी तो वही है कि जो डायरेक्शंस आपको प्रिंसिपल ने दी हैं, आपको उन्हीं डायरेक्शंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा बेटा। तो एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल। और बेटा अगर अगर किस प्रिंसिपल ने कोई डायरेक्शंस नहीं दी है, फॉर एग्जांपल, तो or in the absence of any such directions according to the custom which prevails in doing business of the same kind at the place where agent conducts such business। बेटा अगर तो प्रिंसिपल ने आपको डायरेक्शंस दी हैं, तो वो तो आपको बेटा प्रिंसिपल की डायरेक्शंस के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने आपको कोई डायरेक्शंस नहीं दी हैं, तो बेटा आपको पता है कौन सी डायरेक्शंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा? जिस तरीके से उस जगह पे काम होता है जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, तो उस जगह पे जो कस्टम है, जो तरीका है काम करने का, उस तरीके से ही आपको बेटा काम करना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं बेटा। देखो, ड्यूटीज ऑफ एजेंट। बेटा एजेंट की पहली ड्यूटी है टू टू कंडक्ट बिजनेस। टू कंडक्ट बिजनेस। अब बेटा एक बात बताओ, बिजनेस कैसे कंडक्ट करना है? बेटा बिजनेस उन डायरेक्शंस के हिसाब से कंडक्ट करना है, डायरेक्शंस गिवन बाय प्रिंसिपल। तो जो डायरेक्शंस आपको प्रिंसिपल ने दी है बेटा, उस डायरेक्शंस के हिसाब से आपको बिजनेस कंडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने कोई डायरेक्शंस नहीं दी है, तो बेटा नॉर्मल जो कस्टम होता है, नॉर्मल तरीका जो होता है, जिस तरीके से उस जगह पे काम होता है, बेटा आपको भी उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। जैसे बेटा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, प्रिंसिपल ने बेटा एजेंट को गुड्स भेजे, ठीक है, और उसे कहा कि तेरे पास अथॉरिटी है कि तू मेरे बिहाफ पे इन गुड्स की क्या कर सकता है? सेल। अब बेटा एक बात जो प्रिंसिपल ने नहीं बताई है कि सेल कौन सी करनी है, कैश सेल करनी है या क्रेडिट करनी है। ये डायरेक्शन बेटा प्रिंसिपल ने एजेंट को नहीं दी है। तो एजेंट को बेटा देखना पड़ेगा कि जिस जगह पे वो ये माल बेचेगा, वहां पर नॉर्मली कैश सेल पे बेचा जाता है या क्रेडिट सेल पे बेचा जाता है, कस्टम क्या कहता है। तो बेटा अगर उस जगह का कस्टम कहता है कि माल क्रेडिट पे बेचा जा सकता है, तो बेटा क्रेडिट पे बेचा जाएगा। लेकिन अगर उस जगह का कस्टम ये कहता है कि वहां पर माल उधार पे नहीं, कैश में ही बेचना है, तो बेटा एजेंट को कैश में ही बेचना पड़ेगा। अब सुनो बेटा, वहां का कस्टम कहता है बेटा, जिस जगह पे वो माल बेच रहा है, वहां का कस्टम कहता है कि लोग बड़े ना बेटा ठग टाइप के हैं वहां पर। तो वहां का कस्टम कहता है कि कैश सेल करना ही सही है। लेकिन बेटा अब जो एजेंट था, उसे प्रिंसिपल ने तो कोई डायरेक्शंस दी नहीं थी, तो उसने कर दी बेटा क्रेडिट सेल। अब क्योंकि बेटा वहां के लोग ठग टाइप के थे, तो बेटा प्रिंसिपल को हो गए बैड डेट्स। तो बच्चे प्रिंसिपल को क्या हो गए बेटा? बैड डेट्स हो गए। प्रिंसिपल को हो गए बेटा बैड डेट्स। बेटा याद रखना, इन बैड डेट्स के लिए
बच्चे किसको लायबल माना जाएगा? एजेंट को लायबल माना जाएगा, क्योंकि उसने नॉर्मल कस्टम के हिसाब से बिजनेस कंडक्ट नहीं किया है। प्रिंसिपल शैल होल्ड द एजेंट लायबल। तो याद रखना, अगर तो प्रिंसिपल ने डायरेक्शंस दी हैं तो प्रिंसिपल की डायरेक्शंस के हिसाब से ही चलना है। अगर प्रिंसिपल ने डायरेक्शंस नहीं दी है तो जो नॉर्मल कस्टम है उस हिसाब से चलना है। ठीक है बेटा, देखो फिर, वेन एन एजेंट एक्ट अदरवाइज, मतलब वो कस्टम के हिसाब से बिजनेस कंडक्ट नहीं करता है, तो एनी लॉस सस्टेन्ड, अगर कोई लॉस होता है तो बेटा उसकी ये लाइबिलिटी बनती है कि वो प्रिंसिपल को उस लॉस का कंपनसेशन पे करे। तो ये बेटा एजेंट की क्या है, पहली ड्यूटी। अब आओ बेटा, सेकंड ड्यूटी क्या कहती है? बेटा सेकंड ड्यूटी कहती है टू वर्क विद रीजनेबल डिलिजेंस, केयर एंड स्किल। तो बेटा लॉ कहता है कि एजेंट को ना, एजेंट को प्रिंसिपल के बिहाफ पे, एजेंट जो एक्ट परफॉर्म कर रहा है या प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो जो बिजनेस कर रहा है, बेटा बहुत डेलीजेंस से, केयर से वो काम करना है, बहुत ध्यान से काम करना है बेटा। किसी भी तरह का कोई नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। आपको काम ऐसे करना है जैसे बेटा कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी अपना काम करता है। उस काम को बेटा अपना समझ के करो। ये मत सोचो कि वो काम प्रिंसिपल का है, वो काम अपना समझ के करो। An agent is bound to conduct the business of agency with as much skill as is generally possessed by person engaged in similar business, unless principal has notice of his want of skill. The agent is always bound to act with reasonable diligence and to use such skill as he possesses, and to make compensation to his principal in respect of direct consequences of his own neglect, want of skill or misconduct. तो बेटा उन्होंने साफ साफ कहा है, अगर आपके नेग्लिजेंस की वजह से या आपके मिसकंडक्ट की वजह से प्रिंसिपल को कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई आपको करके देनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, समझ आया बेटा? आओ जरा एक एग्जांपल बेटा इसका भी कर लेते हैं। टू एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज प्रॉपर diligence, skill and care. To exercise proper diligence, skill and care. लो बेटा हेडिंग लिखो। ठीक है बेटा, तो लॉ क्या कहता है बच्चे? लॉ कहता है कि जब भी आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई एक्ट परफॉर्म करोगे या प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई बिजनेस करोगे तो आपको प्रॉपर डिलीजेंस एक्सरसाइज करना है, मतलब प्रॉपर केयर के साथ, कॉशन के साथ काम करना है। अपना जितना भी स्किल आपके पास है वो स्किल पूरा लगा दो बेटा, अपना जोर लगा दो उस काम को करने में। जैसे आप खुद के काम को करते हैं वैसे ही आपको प्रिंसिपल के काम को करना है बेटा। याद रखना, अगर आपके नेग्लिजेंस, आपके मिसकंडक्ट की वजह से बेटा प्रिंसिपल को कोई नुकसान होता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप प्रिंसिपल को उस नुकसान का कॉम्पनसेशन पे करो। देखो बेटा एग्जांपल ए, बी। बेटा ए आपका प्रिंसिपल है और बी आपका एजेंट है। बेटा हुआ क्या, ए ने बी को गुड्स भेजे और उसे कहा तुम्हारे पास अथॉरिटी है क्या करने की, गुड्स की सेल करने की। तुम चाहो तो कैश सेल भी कर सकते हो
तुम चाहो तो सामान उधार पे भी बेच सकते हो। मतलब प्रिंसिपल ने बेटा अपनी तरफ से सारी डायरेक्शंस दी हैं। अब बी ने क्या करा? बी ने सेल करी बेटा सी को। बी ने गुड्स की सेल कर दी सी को उधार पे। ठीक है, लेकिन बेटा एक गलती ना बी से क्या हो गई बेटा? एक गलती बी से क्या हो गई? बी ने मार्केट में सी के बारे में कोई भी इंक्वायरी नहीं करी बेटा उसे सामान बेचने से पहले। मतलब बी को सी के बारे में प्रॉपर इंक्वायरी बेटा कर लेनी चाहिए थी कि सी किस टाइप का पर्सन है, टाइम पे पेमेंट करता है नहीं करता। बेटा बाद में पता चला कि जो सी है वो बेटा एट द टाइम ऑफ परचेज ऑलरेडी क्या हो चुका था बेटा? इंसॉल्वेंट हो चुका था। अगर ए ने बेटा थोड़ी सी जांच पड़ताल करी होती तो उसे पता चल जाता कि सी क्या है? इंसॉल्वेंट है, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, और उसके साथ एंटर किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड एब इनिशियो। तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो गया बेटा? वॉइड एब इनिशियो हो गया। और बेटा याद रखना, बी कल को सी को पैसे के लिए लायबल नहीं ठहरा सकता। इस वजह से बेटा ए को क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए। भाई सी तो इंसॉल्वेंट था, पैसा वो दे सकता नहीं था, तो अल्टीमेटली बेटे ए को क्या हो गए? बैड डेट्स। अब मुझे एक बात बताओ, ए को ये बैड डेट्स बेटा किस वजह से हुए हैं? ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ बी। बी के नेग्लिजेंस की वजह से ये नुकसान हुआ है। अगर बी ने सी के बारे में प्रॉपर इंक्वायरी करी होती तो बी को ये पता चल जाता कि सी ऑलरेडी क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट। और क्योंकि उसे पता चल जाता कि सी इंसॉल्वेंट हो चुका है तो बी भूल के भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता। लेकिन क्योंकि उसने इंक्वायरी नहीं करवाई इस वजह से ए को क्या हो गए हैं? बैड डेट्स। इस लॉस के लिए बेटा बी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ बेटा सबको? तो बी के इस नेग्लिजेंस के लिए वो क्या होगा बेटा? लायबल होगा। लो बच्चे कॉपी करो। समझ आ रहा है बेटा? कॉपी कर लो। ठीक है, चलो बेटा आओ। अच्छा, फिर बेटा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल ऑन डिमांड। मतलब प्रिंसिपल जब आपसे मांगेगा ना, प्रिंसिपल जब आपसे मांगेगा, एजेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स किसको हैंड ओवर करे बेटा? प्रिंसिपल को, मांगने पे, ऑन डिमांड। मतलब जब प्रिंसिपल मांगेगा एजेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रिंसिपल को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या करे बेटा? हैंड ओवर करे। टू कम्युनिकेट विद हिज प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी एंड सीक इंस्ट्रक्शंस। बेटा अगर कई बार ना एजेंट को समझ ना आए कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे चलना है, तो वो जब मर्जी चाहे, वो उसकी ड्यूटी बनती है बेटा, वो चाहे तो वो किसके पास जा सकता है? प्रिंसिपल के पास जा सकता है और उससे एडवाइस ले सकता है, सुझाव उससे ले सकता है। ठीक है, अगला बेटा इंपॉर्टेंट, नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट unless all the material facts have been disclosed to the principal and consent of principal has been obtained। अगला लिखो बेटा, not to deal on his own account। not to deal on his own account। देखो बेटा एग्जांपल लिखते हैं। बेटा अब क्या हुआ? ए और बचे है आपका बी।
ए बेटा आपका प्रिंसिपल है और बी बेटा आपका एजेंट है। ए प्रिंसिपल है और बी बेटा आपका एजेंट है। कॉपी करो बेटा। देखो अब क्या कहता है बेटा, ए ने ना बी को अपॉइंट करा, ए ने बी को अपॉइंट किया और उसको अथॉरिटी दी कि तुम मेरे बिहाफ पे मेरे हाउस की क्या करवा सकते हो, सेल करवा सकते हो। ठीक है बेटा। तो ए ने बी को अपॉइंट किया और उसे अथॉरिटी दी कि तुम मेरे बिहाफ पे मेरे हाउस की क्या करवा सकते हो, सेल। अब बेटा बी ने क्या करा, बी ने ना सी बेटा सपोज बी का फ्रेंड है, सी बी का फ्रेंड है। बेटा बी ने सी को कहा कि 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 परचेज एज हाउस, कि तू ए का घर खरीद ले, परचेज एज हाउस, ठीक है, तू ए का घर खरीद ले और बाद में एंड लेटर ऑन सेल इट टू मी, लेटर ऑन सेल इट टू मी। मतलब इनडायरेक्टली बेटा बी ही ए का घर खरीदने में क्या है, इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो बी सी से कह रहा है कि तू एक काम कर, घर खरीद ले ए का, ठीक है, इतने इतने रुपए का, और बाद में ये घर तू मुझे उतने ही प्राइस का आगे क्या कर दियो, सेल कर दियो। मैं डायरेक्टली घर नहीं खरीद सकता ए का, ठीक है, ए मुझे इजाजत नहीं देगा। तो तू एक काम कर, तू घर खरीद ले इतने रुपए का और बाद में ए घर मुझे इस प्राइस पे क्या कर दियो, सेल कर दियो। ठीक है, यानी बेटा इनडायरेक्टली बी ही ए का घर क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है। तो बेटा एजेंट की ड्यूटी क्या कहती है, नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। मतलब बेटा प्रिंसिपल के साथ एजेंट डील नहीं करेगा। मतलब सुनो, मतलब एजेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रिंसिपल का ये घर परचेज नहीं कर सकता। अगर करता है बेटा, अगर करता है तो उसे पहले प्रिंसिपल का क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। जब तक प्रिंसिपल अपना कंसेंट नहीं देगा, एजेंट कैन नॉट डील इन हिज ओन अकाउंट। एजेंट ये घर परचेज नहीं कर सकता है। एजेंट को सारे मटेरियल फैक्ट्स बेटा प्रिंसिपल को डिस्क्लोज करने पड़ते हैं एंड दिस इज अ मटेरियल फैक्ट। तो ये एक मटेरियल फैक्ट है जो उसे प्रिंसिपल को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो प्रिंसिपल को बताए कि मैं आपका घर खरीदने में क्या हूं, इंटरेस्टेड हूं, क्या आप मुझे अपना वो घर बेचना चाहोगे। ये एक मटेरियल फैक्ट है जो बेटा ए को बताना पड़ेगा। तो आपको बताओगे, बी खरीद सकता है बेटा ए का घर, लेकिन उसे पहले कंसेंट लेना पड़ेगा। कंसेंट ऑफ ए इज रिक्वायर्ड। ए का आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर ए कंसेंट दे देता है वेल एंड गुड, नहीं तो आप घर उसका परचेज नहीं कर पाओगे। तो बेटा बी को पता था, बी को पता था ए कंसेंट नहीं देगा, इसीलिए बेटा उसने एक इनडायरेक्ट तरीका सोचा। उसने सी को कहा कि तू एक काम कर, तू ए का घर खरीद ले, बाद में वही घर तू मुझे उसी प्राइस पे क्या कर दियो, सेल कर दियो। पॉइंट बताओ, बात समझ आई बेटा, कॉपी करो यहां तक। ठीक है बेटा। अब बेटा एक बात सुनो, अगर बच्चे ए को बाद में पता चलता है कि सी ने या मैं बोलूं ए को बाद में पता चलता है कि बी ने ये तरीका खोजा था मेरे घर को खरीदने का और मेरा कंसेंट नहीं लिया गया है, मेरा कंसेंट नहीं लिया गया है, बी ने मेरे साथ डील करा विदाउट टेकिंग माय कंसेंट, तो उस केस में बेटा ए के पास ये राइट है कि वो इस ट्रांजैक्शन को रेपुडिएट कर सकता है।
और सी को ऑर्डर कर सकता है कि भैया मेरा घर वापस करो। वो इस ट्रांजैक्शन को रेपुडिएट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। इसे हम बेटा एक नाम और देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक तरह से बी के लिए बेटा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक तरह से ये बी के लिए बेटा क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। एक तरफ तो ए ने उस पर विश्वास करके उसे हाउस बेचने का चांस दिया, और ऊपर से वही खुद अब ये घर क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे केस में बेटा राइट है प्रिंसिपल के पास कि वो ट्रांजैक्शन को क्या कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है। समझ आया बच्चे? चलो अगले पे आए। बेटा अगला पॉइंट क्या कहता है, ये देखो मैंने क्या कहा, if the agent without disclosing all material facts to the principal and without obtaining his consent deals in the business of agency on his own account, principal has the following right: he may repudiate the transaction and he may claim from the agent benefits derived from the agent। तो अगर इस ट्रांजैक्शन से एजेंट को कोई फायदा हुआ है तो एजेंट का फर्ज बनता है कि वो फायदा उसको रिटर्न करे प्रिंसिपल को। ठीक है बेटा, सब बताओ बेटा, क्लियर हुआ? अच्छा, अगला है बेटा, नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट्स आउट ऑफ एजेंसी बिजनेस अदर देन द एग्रीड रेम्युनरेशन। बेटा एजेंसी का जो रिलेशनशिप है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था बेटा, फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है बेटा, विश्वास पे टिका है। याद रखना, एजेंट एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट से बेटा कोई सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं कमाएगा, कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं कमाएगा जिसकी जानकारी बेटा प्रिंसिपल को नहीं है, एक्सेप्ट एक चीज के, प्रिंसिपल एजेंट को रेमुनरेशन पे करेगा, कमीशन पे करेगा, वही एजेंट का बेटा प्रॉफिट है। इसके अलावा एजेंट कोई सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्न नहीं करेगा जिसकी जानकारी प्रिंसिपल को नहीं है। ठीक है, फिर to remit to the principal all sum received in the principal account in accordance with the terms and conditions of the contract of agency after deducting such sums as are due to the agent in respect of advances made, expenses incurred by him in the conduct of business and remuneration। consignment chapter बेटा याद करो, consignment chapter, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता था, कंसाइनी उन गुड्स की आगे सेल करता था, कस्टमर से कंसाइनी को पैसा रिसीव होता था, कंसाइनी वो पैसा आगे रेमिट करता था कंसाइनर को, है ना। लेकिन बेटा कंसाइनी वो पैसा कंसाइनर को रेमिट करने से पहले उसमें से कुछ अमाउंट्स डिडक्ट करता था, अगर आपको याद हो। कौन कौन से बेटा, कंसाइनी ने अगर कंसाइनर के बिहाफ पे कोई खर्चा इंकर करा है तो वो डिडक्ट करेगा, कंसाइनर जो कंसाइनी को रेमुनरेशन देने वाला था वो डिडक्ट करेगा, अगर कंसाइनी ने कंसाइनर को ऑलरेडी कुछ एडवांस पैसा दे रखा है तो वो डिडक्ट करेगा, बचा हुआ अमाउंट कंसाइनी कंसाइनर को क्या कर देगा बेटा, रेमिट कर देगा। ठीक है ना, तो तीन चीजें डिडक्ट होती हैं बेटा, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, दूसरा रेमुनरेशन पेबल बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, एंड एडवांस ऑलरेडी पेड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। ठीक है, और बेटा अगला आता है नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी और अपॉइंट सब एजेंट, तो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था बेटा। बेटा ये ड्यूटी बनती है एक एजेंट की, वो आगे सब एजेंट को अपॉइंट ना करे। डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, वो तीन एक्सेप्शंस थे बेटा, अनलेस वो तीन एक्सेप्शंस फुलफिल नहीं होते आप बेटा सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। इन केस द प्रिंसिपल डाइज और बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, he must take all reasonable step on behalf of principal's representative to so as to protect and preserve the interest entrusted to him। तो बेटा अगर प्रिंसिपल की कल को अचानक डेथ हो जाती है या अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो वो प्रिंसिपल के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलके पूरी कोशिश करेगा
कि उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। Not to use information obtained in the course of agency against the principal। जो इंफॉर्मेशन आपने बेटा एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्टेन करी है उसको आप प्रिंसिपल के अगेंस्ट यूज नहीं करोगे। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बेटा लिखना चाहो तो लिख लेना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता चली है अपने प्रिंसिपल के बारे में, तो वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बेटा आप तक ही सीमित रहनी चाहिए, वो आगे आपको डिस्क्लोज किसी और को नहीं करनी है। ये बेटा आपकी क्या बनती है बच्चे बताओ, ड्यूटीज। क्लियर हुआ बेटा सबको? ठीक है, चलो बेटा अब हम करते हैं राइट्स ऑफ एजेंट। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा। पहला राइट बेटा एजेंट का क्या है, अभी करा बेटा, टू रिटेन मनी आउट ऑफ द सम रिसीव्ड इन एजेंसी बिजनेस फॉर एडवांसेस मेड, एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड रेमुनरेशन ड्यू टू हिम। तो बेटा एजेंट का ये राइट बनता है कि वो प्रिंसिपल को पैसा रेमिट करने से पहले उसमें से अपने खर्चे काट ले, अपनी रेमुनरेशन काट ले, और अगर उसने प्रिंसिपल को कोई एडवांस दिया हुआ है तो वो एडवांस काट ले। ये उसका क्या बनता है बेटा, राइट बनता है। टू रिसीव अग्रीड रेमुनरेशन, बेटा रेमुनरेशन तो एजेंट का क्या है बेटा, हक है, कमीशन उसका हक है। इफ द रेमुनरेशन इज नॉट फिक्स्ड, अगर दोनों के बीच में तय नहीं हो रखी है, then he has the right to recover such remuneration as is usual in the customary and customary in such business। तो बेटा अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रेमुनरेशन फिक्स नहीं हो रखी है तो उस तरह के बिजनेस में नॉर्मली जो कमीशन चलती है वही कमीशन एजेंट क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल से। अच्छा बेटा अगर एजेंट is guilty of misconduct, तो बेटा he is not entitled to any remuneration in respect of that part of the business which he has misconducted। मैं आपको बेटा एग्जांपल देता हूं इसका। राइट्स ऑफ एजेंट, सेकंड राइट टू रिसीव रेमुनरेशन। देखो बेटा ए बेटा प्रिंसिपल है, बी बेटा एजेंट है। अच्छा बेटा क्या हुआ, प्रिंसिपल ने बेटा एजेंट को अपॉइंट करा, ठीक है, और उसको अथॉरिटी दी है गुड्स बेचने की, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, प्रिंसिपल ने सॉरी एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेटा गुड्स बेचे दो लोगों को, एक्स और वाई। एक्स को बेचे गुड्स वर्थ ₹90,000 और वाई को गुड्स बेचे वर्थ ₹10,000, ठीक है। बेटा बी ने एक्स के बारे में तो पूरी इंक्वायरी करी, पूरी इंक्वायरी करी, ठीक है, कैसा है, पैसे देने में कैसा है, कहीं लोगों का पैसा मार तो नहीं लेता, ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, विश्वास करने लायक है या नहीं। लेकिन बेटा उसने वाई के बारे में कोई इंक्वायरी नहीं करी, उसने कहा शक्ल से शरीफ लग रहा है, कोई बात नहीं, नो इंक्वायरी बेटा। तो उसने वाई के बारे में बच्चे कोई इंक्वायरी नहीं करी। और आपको अच्छी तरह पता है जो दिखता है वो होता नहीं है बेटा। तो बेटा वाई निकला शातिर, उसने बेटा पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो बताओ प्रिंसिपल को क्या हो गए बेटा, बैड डेट्स हो गए, प्रिंसिपल के बैड डेट्स हो गए। तो बेटा एक बात याद रखना, इस केस में ना, इस केस में, इस केस में बेटा बी के पास रेमुनरेशन रिसीव करने का राइट है, मैं मना नहीं कर रहा बेटा, रेमुनरेशन रिसीव करने का राइट है, लेकिन सिर्फ 90,000 रुपए के रिस्पेक्ट में जिसने उस
जिस रिस्पेक्ट में उसने कोई मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस कंडक्ट नहीं करा है। लेकिन बेटा 10,000 रुपए के रिस्पेक्ट में उसने मिसकंडक्ट किया है, नेग्लिजेंस करा है, उसके रिस्पेक्ट में रेमुनरेशन लेने का राइट उसके पास नहीं है। तो अगर सपोज 5% की रेमुनरेशन है तो 90,000 पे 5%, 4,500 रुपए का रेमुनरेशन बी ए से क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो बेटा याद रखना, बी कितने रुपए के लिए लायबल होगा? एक तो वो बैड डेट्स के लिए लायबल होगा, एक तो वो बैड डेट्स के लिए लायबल होगा 10,000 रुपए के लिए, प्लस याद रखना इस 10,000 पे जो प्रपोर्शनेट रेमुनरेशन उसकी बनती है 5% के हिसाब से 500 रुपए की, वो भी नहीं मिलेगी। मतलब टोटल नुकसान बी को कितना होगा बेटा? 10,500 रुपए का। ठीक है, कॉपी कर लो बेटे। चलो बेटा आगे चलें। देखो अगला बेटा अपने आप बता सकते हो आप मेरे को। राइट ऑफ लियन ऑन प्रिंसिपल गुड्स पेपर्स एंड अदर प्रॉपर्टी अंटिल द रेमुनरेशन ड्यू टू हिम इज पेड। एन एजेंट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन गुड्स पेपर्स एंड अदर प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ द प्रिंसिपल रिसीव्ड अंटिल द अमाउंट ड्यू टू हिमसेल्फ और कमीशन डिसबर्समेंट एंड सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम हैज बीन पेड और अकाउंटेड फॉर हिम। बेटा याद रखना, जब तक प्रिंसिपल एजेंट का पैसा उसे पे नहीं कर देता ना, चाहे वो बेटा खर्चों का रीइंबर्समेंट हो, एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट हो, या वो बेटा कमीशन का पेमेंट हो, जब तक प्रिंसिपल एजेंट को उसके एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट नहीं दे देता, उसको रेमुनरेशन पे नहीं कर देता, तब तक एजेंट बेटा राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब वो प्रिंसिपल के गुड्स के पोजेशन को अपने पास रख सकता है। प्रिंसिपल के कोई डॉक्यूमेंट्स उसके पास पड़े हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स पे भी वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। वो पोजेशन तब तक रख सकता है उन चीजों का जब तक उसे प्रिंसिपल से पैसा रिसीव नहीं हो जाता। तो ये एजेंट का क्या है? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट राइट, राइट ऑफ लियन। अगला, an agent has the right to be indemnified by the principal against consequences of all lawful acts done in exercise of the authorities conferred on him। और बेटा फिफ्थ पॉइंट भी कुछ ऐसा ही है। An agent has the right to be indemnified by the principal against consequences of act done in good faith that caused an injury to third person। देखो बेटा मैं आपको समझाता हूं। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन, हेडिंग लिखो बेटा, राइट ऑफ indemnification। बेटा indemnification इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड indemnify, और indemnify का मतलब है रीइंबर्समेंट। ठीक है बेटा, एग्जांपल देखना। बेटा अब हुआ क्या यहां पर देखो, जैसे ए सपोज बेटा प्रिंसिपल है, बी एजेंट है, और ये एक्स है सप्लायर। ठीक है, देखना बेटा, पता बच्चे क्या हुआ, सुनो। प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी कि वो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे परचेजेस कर सकता है। ठीक है, तो बी ने एक्स से बेटा क्या कर ली? परचेजेस कर ली। बी एक्स के साथ किस में एंटर हो गया? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज में एंटर हो गया। बी एंटर हो गया एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज में। ठीक है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेटा। अब क्या हुआ? बाद में बेटा ए ने सामान लेने से कर दिया मना। ए ने कहा मैं तो पैसा नहीं देता, मुझे तो सामान चाहिए नहीं, ये सामान तो बढ़िया नहीं है। ए रिफ्यूजेस। बाद में बेटा ए ने परचेजेस करने से कर दिया मना। बात समझ आई बेटा? हुआ क्या आपको पता है? यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेटा। पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, बाद में वो लेने से कर दिया मना। तो बेटा एक्स ने ना
बी को स्यू कर दिया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बी के साथ हुआ था, तो एक्स ने बी को स्यू कर दिया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बी ए को, सॉरी एक्स को क्या पे करेगा, कॉम्पनसेशन। बी एक्स को क्या पे करेगा, कॉम्पनसेशन पे करेगा। तो बी ने डैमेजेस, जिन्हें हम डैमेजेस कहते थे, बी ने डैमेजेस पे करे बेटा एक्स को। तो अब बी का ये राइट बनता है कि वो ए से इन डैमेजेस का बेटा क्या ले, कॉम्पनसेशन, रीइंबर्समेंट, इंडेमनिफिकेशन ले, इंडेमनिफिकेशन, रीइंबर्समेंट फॉर डैमेजेस पेड टू एक्स। तो बी का ये राइट बनता है कि वो ए से रीइंबर्समेंट ले उन डैमेजेस का जो उसने किसको पे करे हैं बेटा, एक्स को। बाकी बेटा इसका एक एग्जांपल वो भी हो सकता है ना, इमेजिन करो बेटा एक सिचुएशन, ओरल एग्जांपल। ए ने बी को कहा कि मेरी कार सेल करनी है, ठीक है, तो तू कोई कस्टमर ढूंढ और मेरे बिहाफ पे बेटा सेल कर। मतलब ए ने बी को कार की सेल करने के लिए अपॉइंट किया एज एन एजेंट। बी ने वो कार बेटा बेच दी, ठीक है, थर्ड पार्टी को बेची। बाद में बाद में जो कार का एक्चुअल ओनर था ना बेटा, उसने बी पे केस कर दिया, ठीक है। बाद में बेटा पता चला कि एक्चुअल में ना ए के पास इस कार का टाइटल ओनरशिप था ही नहीं, प्रिंसिपल के पास इस कार की टाइटल ओनरशिप थी ही नहीं। एज अ रिजल्ट एजेंट को, ट्रू ओनर को डैमेजेस पे करने पड़े। तो याद रखना उन डैमेजेस का रीइंबर्समेंट वो प्रिंसिपल से क्लेम कर सकता है। दिस इज नोन एज राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन। पॉइंट बेटा समझ आया? अब बच्चे लास्ट पॉइंट अब हमारा है टू क्लेम compensation for injury caused to the agent because of principal's neglect or want of skill। तो सिंपल बात है बेटा, अगर प्रिंसिपल के नेग्लिजेंस की वजह से या प्रिंसिपल के स्किल की कमी की वजह से अगर एजेंट को कोई नुकसान होता है तो बेटा एजेंट उस नुकसान की भरपाई किससे करवाएगा, प्रिंसिपल से। भाई एक बात बताओ, जब एजेंट के नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान हुआ था तो प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल ने नुकसान की भरपाई नहीं करवाई थी एजेंट से। तो ऐसे ही अगर एजेंट की वजह से, अगर प्रिंसिपल के नेग्लिजेंस की वजह से या स्किल में कमी की वजह से एजेंट को कोई नुकसान हुआ तो एजेंट उस नुकसान की भरपाई बेटा किससे करवा सकता है, प्रिंसिपल से। तो ये हैं बेटा एजेंट के राइट्स और ड्यूटीज। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ सारे राइट्स और ड्यूटीज। चलो बेटा बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।